हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आपका स्वागत है साइंस मीडियम में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के लेक्चर नंबर 3 को। देखिए, इसके पहले हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे हम लास्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे किसके रिगार्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन्हीं सारी चीज़ों पे कुछ कुछ बातें हुई थी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जो सेकेंड लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन की बातें हुई हैं। देखिए, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे, ये सारी जब हम बातें किए हैं तो उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। चलिए स्टार्टिंग से एक बार फटाफट से 1 मिनट के अंदर में रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें, जो जितना कुछ पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें अभी आप रिकॉल। देखिए, केमिकल काइनेटिक में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें ध्यान रख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ध्यान रखना था। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ध्यान रख लीजिए। ये कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में। ये ग्राफ रिएक्टेंट का डिक्रीज होते जाएगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ रेट के बारे में चल रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया था। फिर इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। फिर नेक्स्ट पार्ट था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात किए थे तो रेट लॉ के बारे में बात हो गया था, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में बात हो गई थी, रेट कांस्टेंट के बारे में बात हो गया था। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो गया था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक में जो चीज़ें दे रखी हैं वो जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर को ही डिटेल में दे रखा है। तो आप इन्हीं पे ज़्यादातर स्ट्रिक्टली बने रहिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को लेके। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक को डिस्कस कर लेंगे। यूनिट ऑफ के किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ये सारी बातें हो गई थी। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात हो गया था और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस भी हम लोग बहुत सारी देख लिए थे, 2-4 पॉइंट। और इस पे फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज का हमारा क्या एम होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है कि हम काइनेटिक स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले बात हो चुका है ना। जैसे अब इसमें से देखिए, हम अगर बात करें तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बात हो चुका है। डिफरेंशियल समझते हैं, डिफरेंशिएट जिसमें करते हैं हम। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बातें करनी है। इसमें यही सारी बातें हम करेंगे। चलिए, काइनेटिक स्टडी करने वाले हैं। अल्टीमेटली काइनेमेटिक्स इस पूरे चैप्टर का ही तो नाम है ना। अब सुनिए, अगर हम बात करें कि इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ करता था, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो, जीरो हो। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होता था, जीरो होता था। वही क्या होता था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता था। तो चलिए, अब इस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और इनिशियल टाइम में जब टी इक्वल टू जीरो था तो जो कैपिटल ए है इसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए था और कैपिटल बी का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो रहा होगा। लेकिन किसी टाइम टी पे जो एक्स अमाउंट है, एक्स कॉन्सेंट्रेशन सी का कम हुआ होगा। जितना कम हुआ होगा, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है, 1 है, तो इतने ही ये बने होंगे। तो ए में से एक्स माइनस हुआ और एक्स इसके बन गए। क्या बात क्लियर हुआ। जैसे देखिए, इधर देखिए, ए नॉट रिप्रेजेंट किया गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल टाइम। और ए टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल और टी है, कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी, तो किसी टाइम टी पे है। अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, क्या ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। रेट माइनस डी ए बाई डी टी। सर माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि रिएक्टेंट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होगा। तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए माइनस लगाते थे ना। चलिए, अब इसी को हम ऐसे देख रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी के हिसाब से देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। अब एक्स क्या होता है पता है, कितना पार्ट रिएक्शन कर चुका है, कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कर चुका है। और जो कर चुका उसके बारे में रिमेनिंग नहीं है। रिमेनिंग क्या है, ए माइनस एक्स, वो वाई हो जेड हो कुछ भी मान लीजिए। एक्स क्या है, कितना पार्ट रिएक्शन में कर चुका है। ठीक है, उसके बारे में। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिखे थे, के
बाद में हम लोग रेट को कैसे लिख रहे थे, ये सारी बातें पीछे हम पढ़ चुके हैं, पीछे वाले लेक्चर में ये सारी बातें हो चुके हैं। माइनस डी ए बाई डी टी। अब इसको के और एक ए नॉट कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये जो बातें सारी हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सा फॉर्म था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। क्या डी एक्स बाई डी टी, क्या ये डिफरेंशिएशन जैसा कुछ है, तो ये हो गया। अब आइए इसी को हम आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ से चीज़ें आ रही हैं आपको समझने के लिए। अब यहाँ से समझिए, अभी तक जो कुछ भी पार्ट था वो कहीं ना कहीं पीछे आप थोड़ा बहुत सीख चुके थे। अब जैसे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, इस तरीके से यहाँ से के आ गया ना, देखिए यहाँ से इसको इससे अगर रिलेशन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आएगा। अब देखिए अब हुआ क्या कि जब माइनस डी ए, जो डी ए है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो इधर से डी टी को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए ऑन इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेट करते थे ऐसे सांप जैसा नहीं बनाते हैं, लिमिट ले लेते हैं कहीं से कहीं तक, ठीक। तो अब देखिए एक्चुअल में हो क्या माइनस डी ए इक्वल टू के, इसका क्योंकि के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया तो टाइम को एक लिमिट लगा देंगे और कॉन्सेंट्रेशन में लगा देंगे। तो यहाँ ए किसी टाइम टी पे, ये हो गया के टी। अगर अच्छा इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जितना भी पार्ट होता है इसमें टी का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये पहले से के टी हो जाता, अगर रहता तो वो क्या हो जाता, के टी स्क्वायर हो जाता। तो पहले से के था तो ये क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो सारा पार्ट इंटीग्रेशन का है, ठीक। ऐसा मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम ए नॉट से लिख रहे हैं, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या हम कह रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस ए नॉट इक्वल टू के, क्या इनिशियल टाइम में t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 रख दिया गया है यहाँ पे। तो क्या ये पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, जो मल्टीप्लाई में है, जो प्लस में बच गया तो c, यानी जो c कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, माइनस ए नॉट के बराबर आ गई। तो क्या c की जगह माइनस ए नॉट लिख दें, बस कुछ नहीं है। देखिए ये एक आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो कि इंटीग्रेशन से ही, ये एक सेक्वेंट कि c आखिर किसके बराबर है, क्योंकि हमें c को रिप्लेस करना है ना, तो c को हम रिप्लेस कर रहे हैं। माइनस ए टी इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, क्या माइनस ए नॉट आ गया ना, यहाँ से c को हम यहाँ से देखिए इनमें और इसमें रिलेशन देखिए, ये वाला पार्ट, क्या यहाँ से इसको रिप्लेस कर लिए। तो इन सारी चीज़ों को बस हल्का हल्का देख लीजिए, जिसको याद करना है उसको मैं बता रहा हूँ। अब इसको याद कर लीजिए, जैसे एक ए का कंसंट्रेशन किसी टाइम टी पे इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। जैसे अच्छा एक बात बताइए, इसको कुछ और हम लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस ए नॉट को यहीं रहने दूं, ए टी को इधर ले जाऊं, क्योंकि ए नॉट तो हमेशा ज़्यादा होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, किसी टाइम टी पे ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए नॉट, देखिए इसी को अरेंज करके लिख रहा हूं, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, क्या ये लिखा जा सकता है। और इसी को ध्यान से देखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के टी, क्या ये बात आ गया, कितना पार्ट रिएक्शन कर चुका है, क्या ए नॉट माइनस ए टी, क्या यही एक्स है, क्योंकि ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जितना पार्ट बचा जो माइनस करने पे, क्या उतना पार्ट रिएक्शन कर चुका है, उसी को हम एक्स मान लेंगे। जैसे ए टी को ए माइनस एक्स मान लिया गया है, और माइनस के टी है ही प्लस ए, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए रहा होगा, उसमें से एक्स रिएक्शन कर चुका, तो एक्स इक्वल टू के टी, तो एक्स इक्वल टू के टी, तो के इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई टी हो गया, यहीं से निकाल लिया गया। अब इसमें से देखिए बस इतना ध्यान रख लीजिए, इसको कभी मत भूलिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। यक्स क्या है, जितना पार्ट रिएक्ट कर चुका है, जितना पार्ट रिएक्ट कर चुका है, जितना पार्ट रिएक्ट कर चुका है। अरे ये हिंदी वाली इंग्लिश समझ आते हैं ना,
ऐसे ये लंबे टाइम तक ध्यान रखे रहेगा आपको। ये x क्या है, कई बार आप कैलकुलेशन करते टाइम इसका ध्यान नहीं देते हैं और आप ये लिख लेते हैं कि कितना बचा हुआ है। जैसे 10 में से 2 चला गया तो आप 8 ले लेते हैं, नहीं 10 में से 2 गया तो 2 ही तो रिएक्शन कर लिया ना, तो 2 ही है वो। क्या बात क्लियर हो गया? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डीकम्पोजिशन की जो रिएक्शन होती हैं वो कहीं ना कहीं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस। अमोनिया को डिकम्पोज किया जाए तो क्या जिससे अमोनिया बना था उसी में टूट जाएगा? कितने हाई टेम्परेचर पे प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको आपको ध्यान ही रखना है, ठीक। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन अ गोल्ड सरफेस, यानी HI का थर्मल डिकम्पोजिशन, अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब चलिए कुछ ग्राफ है इनके बारे में देख लेते हैं। आप खुद देख लीजिए कि जो AT, ये अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए ना, इसी से कर रहे हैं, इसको इक्वेट कर दिए y = mx + c से, ठीक। तो देखिए y एक्सिस पे क्या है? AT, ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम t पे, या फिर CT मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम t पे, या इसी को a-x लिख दें, क्योंकि किसी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा a-x ही तो होगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A0 रहा होगा, और ये धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। देखिए ये m क्या है? अच्छा x एक्सिस पे क्या है? t है, तो x एक्सिस पे t है टाइम के साथ। यम क्या गया है? यम स्लोप बताता है, तो -k है, तो ये स्लोप हो गया -k, ये नीचे की तरफ आ रहा है। और c इंटरसेप्ट है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पार्ट यहाँ तक A0 है, तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा? नीचे की तरफ बन जाएगा। अच्छा x और t में ग्राफ बनाना हो तो x = kt था, इसको भी y = mx + c से कर दिए। तो देखिए ये m k के बराबर, x एक्सिस पे t है, y एक्सिस पे x है। x क्या है? जितना पार्ट रिएक्शन कर चुका है, तो टाइम बीतते जाएगा तो जितने पार्ट रिएक्ट कर चुके हैं रिएक्टेंट के, उनका अमाउंट बढ़ते जाएगा। ध्यान से समझिए, रिएक्टेंट का अमाउंट नहीं कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसका अमाउंट तो बढ़ते जाएगा ना, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो ये कह रहे हैं, देखिए टाइम के साथ x की वैल्यू बढ़ रही है और ये स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। c की वैल्यू कुछ नहीं है, 0 के बराबर है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये बढ़ते जाएगा। अब इसी तरीके से हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात कर लें। T½ या T50% इसको कहते हैं, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज अ रिड्यूस नोन एज द हाफ लाइफ पीरियड। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, टाइम कितना लगा? T1/2 हाफ लगा, तो x a/2 हो गया, ये तो फिक्स है, यही तो निकाल रहे हैं हम लोग, हाफ टाइम। अब ये देखा गया कि x कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। x मतलब जितना रिएक्शन कर चुका है। अब इसमें a-x भी a/2, क्योंकि a/2 अगर रिएक्शन कर चुका है तो बचा कितना? a/2 ही बचा हुआ है। तो x = kt होता है, तो k = x/t होगा। तो इसी को हम क्या लिख देंगे? x की वैल्यू रख दिए यहाँ पे a/2, ये x = क्या हो जाएगा? a/2, उसकी वैल्यू रख दी गई है यहाँ पे, अपॉन में t क्या रख दें? t हाफ रख दें, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम के लिए ही तो ये बातें हो रही है, क्योंकि a/2 कब हुआ? जब हाफ लाइफ पीरियड था, तभी तो ये बात हुई। इसी तरीके से तो T½ की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से T½ को निकालेंगे तो ये आ जाएगा a/2 अपॉन में k, यहाँ से k और इससे रिलेशन निकाल लेंगे, इससे इसमें रिलेशन निकाल लिया गया तो ये आ जाएगा। अब ये पार्ट ध्यान रख लीजिए, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक। तो T½ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको अभी समझ में भी आएगा। अच्छा T75 की बात करें, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं T3/4, क्या ये भी तो 70.75 आएगा, इसको परसेंटेज में लिख दिए तो 75 हो गया। अब देखिए x की अगर हम बात कर लें तो 3a/4, x कितना पार्ट रिएक्ट कर चुका है? तो इतना पार्ट रिएक्ट कर चुका है रिएक्टेंट का, तो रिमेनिंग कितना है?
ए में से इतने को घटा देंगे तो ये बच जाएगा, एक्स को इसमें से माइनस कर देंगे तो a/4, मतलब टोटल कितना था 4a/4 था, मतलब 4 से 4, इनिशियल में 4a/4, एक्चुअल में देखा जाए तो a ही तो लिखा हुआ है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इनिशियल मान लिए कि 4a/4 था, सॉरी इनिशियल तो a ही माना गया है, लेकिन इसको 4a/4 लिख दें तो आपको बुरा लगेगा, नहीं बुरा लगेगा, दोनों एक ही बात तो लिखी हुई है। तो इसमें से 3a/4 तो रिएक्शन कर गया 75% टाइम में, बच कितना गया, a/4 बच गया, वही बात लिखी होगी। और k इक्वल टू क्या होता है, x/t होता है, तो उसी को लिख दिया गया, x की वैल्यू लिख दी गई है, x की वैल्यू यहाँ t/a। अब इसके लिए क्या हो गया, इसी को देखिए ऐसे लिख दिया गया कि इस 4 को 2 × 2 लिख दिया जाए, क्योंकि ये किसका है रिलेशन, ये ध्यान से देखिए तो, चलो कि ये सारा हटा देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, ये पार्ट क्या है, अरे t हाफ वाला पार्ट है ना, वाइट कलर से कर रहा हूँ, ये t हाफ वाला पार्ट है a/2 के, ये अब इसी 4 को ये बनाने के लिए, ताकि t हाफ में रिलेशन निकाल सकें, 3/2 × 2k लिख दें 4 और इसमें रिलेशन के लिए, यानी t 75%, t 50 में क्या रिलेशन होगा, 3/2 टाइम्स होगा किसका, t 50 का, t 75। अब t 100% की अगर हम बात कर लें, t 100%, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a माइनस एक्स, यानी अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बचा ही नहीं है, और k इक्वल टू x/t होता है, तो वहीं से आ गया t 100% a/k, यानी t 100% 2 टाइम्स होता है किसके, 50% के। अब t हाफ में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ देख लेते हैं, तो t हाफ इक्वल टू क्या आया था, a/2 क्या आया था, तो t हाफ या t 50% और a में रिलेशन ये आ गया। तो क्या इसको अब हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये कौन से, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, t हाफ इक्वल टू a × 1/2 के, y इक्वल टू mx + c से इसको हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, t हाफ इक्वल टू a × 1/2 के से y इक्वल टू mx + c से, तो c इक्वल टू 0, ये प्लस में 0, ये तो है यहाँ पे। अब देखिए y पे क्या है, t हाफ है, x एक्सिस पे क्या है, a है, तो x एक्सिस पे तो a है, और m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 क्या आ गई, तो यही तो लिख दिया गया यहाँ पे, जो ये स्लोप आया हुआ है ये क्या आ गया, 1/2 क्या आ गया है, और c की वैल्यू 0 है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या बात क्लियर हो गया बस। कि यानी t हाफ, आप खुद भी वैसे भी सोचिए, क्या a बढ़ रहा है तो t यानी टाइम बढ़ रहा है तो a भी बढ़ रहा है, यानी t हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो वही तो दिखाया जा रहा है कि t हाफ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो भी बढ़ रहा है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर टी हाफ यानी हाफ लाइफ 20 मिनट है, और ये हमें एक रिलेशन पता है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये देखिए एक रिलेशन देखिए, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 m था, और ये घट के कितना हो गया, 50 m हो गया, क्या आधा हो गया, a/2 हो गया, तो टी हाफ है इसका 20 मिनट, जो कि यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में। तो अब ये 50 से 25 गया, तो क्या चेंज कितने का हुआ है, सिर्फ 25 का हुआ है, तो टाइम भी पहले 100 से 50 हुआ था, तो चेंज कितने का था, 50 m का था, तो टाइम 20 मिनट लग रहा था। जीरो ऑर्डर के लिए सारी बातें हो रही, क्योंकि ये टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो 50 से 25 हुआ, तो क्या यहाँ भी एक टी हाफ है, तो टी हाफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 मिनट, क्योंकि 100 से 50 होने में 20 मिनट लग रहा है, तो 50 से 25 होने में 10 मिनट लगेगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। फिर अब 25 m है, अब इससे 12.5 यानी ये भी आधा है, तो अब इसमें 5 मिनट ही लगेगा, क्योंकि अगर 100 से यूनिटरी मेथड है इसमें, 100 से 50 होने में 20 मिनट लगा, तो 50 से 25 होने में 10 मिनट, 25 से 12.5 होने में, 12.5 होने में भी फिर कितना लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा। अब 12.5 से 6.25, इसका आधा होने में
2.5 टाइम लगेगा। यानी अगर कंसंट्रेशन आधा हो रहा है तो टाइम भी आधा हो रहा है। जैसे 50 से 100 हो रहा था तो 20 मिनट, तो 50 से 25 होने में 10 मिनट, अब 25 से 12:30 होने में 5 मिनट, इसके पिछले वाले का आधा हो रहा है। क्या बात क्लियर है? अब चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें से देखिए, ये कुछ रिलेशन दिए गए थे, यहाँ से आने में 20 मिनट, ये यहाँ पे टाइम जोड़ा जा रहा है, 10 से 25 आने में कितना, 30 मिनट, अरे ये 20 और ये 10 30, इसी तरीके से सारा टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी गई है। चलिए अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको फटाफट से ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ। जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड लगाते हैं। चलिए एक बार हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, कुछ क्या इसमें ध्यान रखना है, क्या पढ़े हम लोग। तो काइनेटिक जो आज की जो लेक्चर था ना, इसमें से इतना ध्यान रखना, एक तो ये बात जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, देखिए मैं येलो कलर से टिक कर रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट था, ठीक। एक आपको ये रिलेशन ध्यान रखना, जहाँ जहाँ स्टार बना रहा हूँ, ये आपको एक ये रिलेशन ध्यान रखना है। याद तो सिर्फ इतना रखना है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, सॉरी, ये ग्राफ ध्यान रख लीजिए, ग्राफ को जैसे बताया गया वैसे ही ध्यान रख लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड जो है इसमें ये ध्यान रख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको स्टार बनाना हो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, और बाकी कुछ भी ध्यान मत रखिए। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी और टाइम पे पूछ लेते तो उसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये रिलेशन मन कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान रख लीजिए, नहीं तो इसको तो आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं, ठीक। चलिए, और ये ग्राफ, बस इतना। तो क्या आज के लेक्चर में कुछ ध्यान नहीं रखना है, 4-5 फॉर्मूले थे, सिर्फ आपको उतना ध्यान रखना है। एक ये वाला ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है। चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, सबके लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है इनको कर लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ 40% कंप्लीटेड इन अ 30 मिनट, यानी 40% टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट। तो रिमेनिंग 60%, कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर इट्स 60% कंप्लीट, यानी रिमेनिंग नहीं, अगर 40% कंप्लीट होने में 30 मिनट लग रहे हैं तो 60% होने में कितना टाइम लगेगा। अरे बहुत आसान है। चलिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, ये तो आपको गिवन है। ये येलो कलर का क्या है था, माना तो ऐसे लिख दूँ गिवन। अच्छा येलो में देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो रुकिए ब्लू से लिख देता हूँ सर। जैसे 40%, ये थोड़ी ना ब्लू होता है, 40% कितने टाइम में, 30 मिनट में। तो आपसे ये पूछा गया है कि 60% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा यही बता दीजिए। अच्छा ये जीरो ऑर्डर है, एक बहुत काम का रिलेशन आया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो क्या ये जीरो ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होगा? अरे रेट कांस्टेंट तो फिक्स होगा इसके लिए ना, जीरो ऑर्डर के लिए। तो रेट कांस्टेंट यानी के, अभी हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या पढ़े हैं, x/t पढ़े हैं, बस यहीं से रिलेशन आ गया। अच्छा ये x क्या था, कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना खर्च हो चुका है, तो बस यहीं से रिलेशन आ गया। अरे क्या बात क्लियर है? तो x1/t1 इक्वल टू x2/t2। क्या ध्यान रखना था, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होगा, जीरो ऑर्डर के लिए। तो बस, अरे अब तो हो गया, कुछ नहीं करना है, 40% 30 मिनट में तो 60t2, बस हो गया। t2 इक्वल टू 60 × 3/4। अरे क्या बात क्लियर है? कितना आ गया, ये जाएगा 15 टाइम्स, यानी 45 मिनट। क्या बात क्लियर हो गई? बस ठीक है। इस क्वेश्चन को, अच्छा अगले क्वेश्चन को फिर से ट्राई, आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको सलूशन बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक। आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब चलिए, अब जो आप सॉल्व कर लिए हैं उसको आप अपना इससे आंसर मिलाइए, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आखिर में क्वेश्चन दे क्या रखा है, ठीक।
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले तो ऑर्डर कंफर्म हो गया कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ए से बी में हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए यानी ए नॉट कितना दे रखा है 0.01 मोलर दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये दे रखा है ना इतना मोलर। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर 10 मिनट इज इतना, यानी आफ्टर 10 मिनट उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी ए टी 0.008 मोलर है। देन कैलकुलेट, अब लगे हाथ एक्स भी कैलकुलेट कर लें कितना ख़त्म हो चुका है, तो कितना 0.01 माइनस 0.008 कितना मिल जाएगा आपको 0.002। अरे क्या इतना मिल गया, यानी x की वैल्यू तो आपको यहाँ से ये मिल गई। सर ये सारा क्योंकि जीरो ऑर्डर दिया हुआ है तो हम एक रिलेशन पहले एक निकाल लिए कि इतना सब कुछ, तो ये मिल गया हमें। अब कैलकुलेट क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड T 75%, कंप्लीट टाइम कंप्लीसन टाइम यानी हाफ लाइफ टाइम 75% कंप्लीसन टाइम, ये सारी बातें आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले k इक्वल टू, हम ये रिलेशन पढ़ रखे हैं x/t, पहले k ही तो निकाल लें, क्योंकि जब भी हम हाफ लाइफ या ये सारी कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें k तो आएगा ही। तो अब x हमें मिल गया है 0.002 और t कितना है, देखिए यहाँ से t दे रखा था ना 10 मिनट टाइम दे रखा है, तो यानी t इक्वल टू कितना है 10 मिनट। ये सारा गिवन था, इतना डाटा तो गिवन ही है। क्या बात क्लियर हुआ, तो क्या 10 मिनट हो गया यहाँ पे, तो k इक्वल टू कितना आ गया 0.0002, अरे इतना आ गया, ठीक है। तो अब पहले पार्ट पे चलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड अभी हम पढ़ के क्या है, देखिए बार बार जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूले याद होंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। टी हाफ A/2K था, ठीक। तो चलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0. यहाँ से देख लीजिए, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, बस। तो 0.01/2 और k की वैल्यू कितनी आई है 0.0002। क्या बात क्लियर हो गया, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या बात क्लियर हो गया, तो सर इसमें किए क्या हम, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में 2, और ये k की वैल्यू यहाँ से आप रख दिए यहाँ पे। क्या बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देख लीजिए, T 75%। अच्छा अभी हम एक रिलेशन पढ़े हैं क्या, T 75% इक्वल टू 3/2 इंटू T 50%, और क्या यही T 50% है, T 50% है ना, T हाफ है, तो बस T 75% इक्वल टू 3/2 इंटू 0.01/2 इंटू 0.002, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, और ये सारा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग फटाफट, ठीक है, ठीक। चलिए ये लगभग कितना आएगा 25 आएगा, 25 मिनट के आसपास आएगा। आप एक बार सॉल्व करके खुद से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तीसरा देखिए, तो कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन मतलब T 100% पूछा हुआ है, कितना फर्जी क्वेश्चन है। T 100% इक्वल टू, चलिए मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं, अच्छा इसको भी एक मिनट रुक जाइए, तो इसको मान लीजिए कि अगर आप रिलेशन भूल गए हैं तो कैसे करते आप, क्या लिखते, T 75% इक्वल टू, देखिए T और आप में x और क्या, इसको जैसे k इक्वल टू, बस ये रिलेशन ध्यान रखिए, k इक्वल टू x/t है, तो t इक्वल टू क्या x/k हो जाएगा। ये रिलेशन तो आपको याद था ना,
यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 75% दे रखा है तो ये भी 75% ले लीजिए। तो t इक्वल टू 3/4a अपॉन k। तो t इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 0.01/4 इंटू के की वैल्यू 0.0002। अल्टीमेटली देखेंगे तो यही आ गया। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये मल्टीप्लाई होके 4 ही तो आ जाएगा और बाकी वैल्यू देख लीजिए सारा सारा सेम है। तो अगर आप रिलेशन भूल गए हैं तो आप डायरेक्टली, आपको बेसिक मेथड तो पता ही है, उससे कर लेंगे। चलिए T100 वाले को भी वैसे ही करते हैं हम लोग, अपने मेथड से चलते हैं। नहीं तो रिलेशन क्या होता है, देखिए एक तो क्या मेथड था, T100 इक्वल टू 2 इंटू T50। तो T50 निकाल लिए हैं तो सारा रिलेशन निकाल लीजिए। लेकिन मान लेते हैं कि T100 और आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल आप मासूम हैं, x/k। तो x मतलब कितना ख़त्म हो चुका है, T100% मतलब सारा ख़त्म हो चुका है। तो x की वैल्यू a के बराबर हो गई होगी। तो a/k, तो a की वैल्यू 0.01 बाई k की वैल्यू 0.0002। क्या बात क्लियर हो गई? बस हो गया, ये आ गया आंसर आपका सारा। तो क्या ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए? ठीक, चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से फिर से सॉल्व करिए। देखिए ये सिर्फ 3 क्वेश्चन आप लगा लिए ना तो आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट इन सारे रिएक्शन में इंक्लूड करा लिया गया है। चलिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल किया गया है क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। पहले अप्रोच डेवलप करिए अपने अंदर कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच है सॉल्व करने की, कैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोचिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए से बी और सी बन रहे हैं। इफ़ वी स्टार्ट विथ 1 m ऑफ 1 मोलर ऑफ ए, देन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 मिनट। तब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है। सर ये पता कैसे चला कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है कि क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए के दे रखा है ना, और के की यूनिट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज कर सकते हैं, क्योंकि के किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के की जो यूनिट होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो मोलर पर सेकेंड लिखा हुआ, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, के इक्वल टू 0.001 मोलर को मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता था, आप लोग भूल गए होंगे, फिर से आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये किसके लिए? यहाँ से पता चल गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या बात क्लियर हुआ? आज हम लोगों का सारा फोकस किस पे है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे है। तो क्या यहाँ से पता चल गया जीरो ऑर्डर? अब ये क्वेश्चन हो गया आसान। क्या पूछें? कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट बाद ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा? चलिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। जैसे ए से बी प्लस सी बना, सबका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। तो T इक्वल टू 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और इनके 0 और 0 रहे होंगे। अच्छा T इक्वल टू किसी टाइम, कितने टाइम पे? किसी टाइम T पे मान लेते हैं, किसी टाइम T पे। ये कितना? 1 माइनस एक्स। तो ये कितना? x, और ये x बना होगा क्योंकि इसमें से x खत्म हुआ x के, और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है सबका। तो एक में से x गया होगा तो इसके x और इसके x बने होंगे, जितना गया होगा उतना बना होगा। ठीक, और ये आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे मान लेते हैं कि अब ये x अगर हमें मिल जाए तो काम हो जाए हमारा, तो ठीक है। तो क्या होता है? x इक्वल टू के टी होता है। हमेशा आप ऐसे ध्यान रखें, k इक्वल टू x/t। ठीक, तो अब आपको क्या यहाँ से मिल गया? आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू के टी। तो x इक्वल टू के की वैल्यू दे रखी है 0.001 इंटू, सर टाइम कहाँ दे रखा? देखिए 10 मिनट दे रखा है ना, 10। अरे क्या बात क्लियर हो गया? ठीक है, और 10 मिनट दे रखा है, बस इसको किस में कर लेंगे? सेकेंड में कर लेंगे।
फॉर सेकेंड, ऐसा क्यों किया गया, सेकेंड के लिए किया गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 डेसिमल इधर गया, ये 0.6 आ गया, 0.6 m आ गया। तो x की वैल्यू मिल गई, बस हो गया काम, अब तो कुछ नहीं करना है। और ये x की वैल्यू कब आई है, उस 10 मिनट्स पे ये तो आई है। देखिए, तो a और b का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, तो 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। तो ये आ गया a का कॉन्सेंट्रेशन। b का कॉन्सेंट्रेशन देखिए तो b x के बराबर b आ गया, यानी 0.6। अच्छा, c का कॉन्सेंट्रेशन देखिए तो क्या आ गया, 0.6, क्योंकि ये सारे किसके बराबर हैं, x के बराबर हैं। क्या बात क्लियर हो गया। और x हम निकाल लिए 10 मिनट पे, 10 मिनट पे x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसको आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिए, जितनी चीज़ें इसमें बताया था उतनी ही चीज़ों को आप दोबारा देखिए। इसमें जो ये येलो येलो कलर का टिक लगा हुआ है ना, इतनी सारी चीज़ों को सिर्फ आप ध्यान रखिए और याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये तीन चार फार्मूले हैं। एक तो ये वाला फार्मूला देखिए, फिर से अब वाइट से टिक कर रहा हूँ, ये वाइट नहीं है, ये वाला, ये तो एकदम बेसिक फार्मूला, और एक फार्मूला ये, बस इतना फार्मूला याद रख लीजिए और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम इसी से हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।